नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जेइंग फॉर एजुकेशन में। तो वैसे तो लाइव के दौरान मैं भी ये वीडियो आपको बता चुका हूँ, लेकिन किसी कारणवश लाइव के दौरान वो वीडियो लाइव ही रहा। सेव वाले बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया, जिस कारण से वो वीडियो सेव नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं आपके लिए दोबारा बना रहा हूँ और इस बार रिकॉर्डेड मोड में मैं आपको अवेलेबल ये करवा रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं जो आपका ब्लूप्रिंट जो है 12th का क्या है ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए हैं मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं। यहाँ देखिए अध्याय फर्स्ट है, यहाँ देखिए ये देखिए अध्याय सेकंड है। तो ये चैप्टर वाइज मैंने ब्लूप्रिंट से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्रों का इसमें समावेश किया है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आ सकते हैं उनका समावेश है। और कितने प्रश्न महत्वपूर्ण है वो उन प्रश्नों को समावेश करते हुए जो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाते हैं उन प्रश्नों का समावेश किया है। और कुछ प्रश्न है जिनमें क्या है, जैसे लेसन है, जैसे 5वां लेसन है, आपके 8वां लेसन है और आपके 12वां लेसन है। इन पे थोड़ा ब्लूप्रिंट में खंडवार दिया गया है कि आपको खंडवार करना पड़ेगा। तो वो खंडवार वाले क्या मैंने क्या किया, आपको वन लाइनर कुछ बातें बताई है जो इस पीडीएफ में सम्मिलित है, वो बातें आप ध्यान रखोगे तो ये पार्ट भी आप अच्छे कर पाओगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो का। वैसे तो ये सब बातें मैंने आपको लाइव के दौरान बताई थी, लेकिन अब दोबारा बता रहा हूँ, मेरी किस्मत। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए फर्स्ट अध्याय के नाम क्या है, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो इसमें कौन कौन से, इसमें देखिए मैंने टोटल पहला प्रश्न है सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा पूछा जाता है क्योंकि सस्य विज्ञान आपका चैप्टर का नेम ही सस्य विज्ञान से रिलेटेड है, तो सस्य विज्ञान में प्रश्न पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। मृदा उत्पादकता क्या होती है, इसको परिभाषित करना है। जो मैं प्रश्न आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बना के जो बताता हूँ ना, ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, तो इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा। ओके, और ठीक है, देखिए ये इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, है ना। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तम बीज जो है क्या है, उत्तम बीज के गुण व विशेषताएं बताइए। जो उत्तम बीज जो होता है उसके गुण लिखने और साथ ही उसकी क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है आपको। ठीक है, विशेषताएं लिखनी है। आगे देखिए चौथा प्रश्न, चौथा, खंड ए व खंड बे का मिलान कीजिए। खंड ए और खंड बे का मिलान करना है। वनस्पतिक नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, वनस्पतिक नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अब मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये खेजड़ी का क्या प्रोसोपिस सिनेरेरिया, विलायत बबूल का प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है ना। इस प्रकार से तो आपको पता चल जाएगा, ये आप मिलान करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बस ये 5 ही याद कर लेना, ये 5 परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये मिलान वाला प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, ओके। अब बढ़िए, आप अध्याय नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कौन से अध्याय की तरफ, अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 कौन सा नाम क्या है, जैविक खेती परिभाषा, महत्व एवं भविष्य। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि लाइव के दौरान तो सीधा कमेंट पढ़ के हम देख सकते हैं, लेकिन अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट हाथों हाथ पढ़ता हूँ आपके, तो मुझे पता चल जाएगा क्या कहना चाहते हो आप। ठीक है, देखिए जैविक खेती अवधारणा को परिभाषित कीजिए। जो जैविक खेती अवधारणा जो है वो क्या होती है वो बतानी है, क्योंकि देखिए लेसन का नाम जैविक खेती, तो जैविक खेती से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जीवांश खाद की उपयोगिता को समझाइए। तो जीवांश खाद जो होती है उसकी उपयोगिता क्या होती है वो समझानी है। जीवांश जीव प्लस अंश, अर्थात जीव का अंश जीवांश। खाद की उपयोगिता क्या होती है वो बतानी है आपको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और परीक्षा की दृष्टि से, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कंपोस्ट निर्माण की नेडेफ विधि, नेडेफ विधि से आप क्या समझते हैं, नेडेफ विधि क्या है, ये प्रश्न भी आ सकता है, वो को उचित उदाहरण देकर समझे। तो नेडेफ विधि आप जरूर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए कि क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये प्रश्न, ये जो एबीसीडी वाला प्रश्न ना एक मैंने दिया है आपको, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो मैंने एटीजिट ये प्रश्न उठा के आपकी बुक से ये प्रश्न मैंने आपके दिया है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है, जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो कहाँ मनाया जाता है, नई दिल्ली, स्टॉकहोम, वाशिंगटन या रियो डी जेनेरियो। कहाँ है ये विश्व सम्मेलन, कहाँ हुआ था, आयोजित कहाँ किया गया था, ये आपको जो है इसके अंदर बताना है। थोड़ी आवाज़ आ रही है बाहर, उसको इग्नोर कीजिएगा, जैसे आप अपनी पढ़ाई के बीच में शोरगुल को इग्नोर करते हो। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। क्या लिखनी है, किसी एक पर क्या लिखनी है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। अब देखिए इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोगार्मा।
ग्रामा है। तो इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये दोनों मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि संक्षिप्त में लिख करना है, क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो ज़्यादा स्ट्रेस इसके अंदर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो मैंने प्रश्न बताए हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़े अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन, लेसन नंबर थर्ड लेसन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है थर्ड लेसन। देखिए क्या है, दो दो पेज साथ में ले रहा हूँ मैं, क्यों पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो अध्याय 3 और अध्याय 4 ये दो पेज है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, दो पेज एक साथ ले रहा हूँ, तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये वीडियो पूरा हो जाए और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जल्दी मिल जाए आपको, ठीक है। अध्याय 3 सिंचाई। हाँ, ये जो पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना सर पीडीएफ चाहिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, जय शर्मा के नाम से, या एग्जैक्ट जिंग फॉर यू, ये यूजर नेम सर्च करोगे ना, तब नीचे जय शर्मा लिखा हुआ आएगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर जी ये पीडीएफ भेजिए हमारे को, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। देखिए क्या है, इस अध्याय में सिर्फ 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, अतः हम आपको कुछ वन लाइनर दे रहे हैं, इसलिए हम क्या है, वह कुछ वन लाइनर दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्या पूछेगा, सिर्फ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, 2 ही पूछेगा, तो हम कुछ वन लाइनर दे रहे हैं। देखो जैसे सिंचाई की 4 विधियां, सिंचाई की जो है 4 जो है ये विधियां, ये चारों विधियां याद रखिएगा, पृष्ठीय, अधोभूमि, बौछारी और बूंद बूंद। इन चारों में से एक जो दूसरा नाम देके पूछ ले, निम्न में से सिंचाई की विधि कौन सी नहीं है, एबेसदे में पूछ ले, है निम्न में सिंचाई की विधि कौन सी नहीं है, ए बे से दे 4 दे दे, एक इनमें से नहीं हो, 3 यही हो, तो ये आपको ध्यान रखनी है। या पूछ ले कि इन विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ ले, तो थोड़ा थोड़ा इन विधियों के बारे में ध्यान रख लेना कि बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या होती है, बहुत सारी सिंचाई विधि, अधोभूमि या पृष्ठीय क्या होती है। पृष्ठीय विधियों में सबसे प्रचलित विधि चौकोबार द्रोणी विधि है। कौन सी, चौकोबार द्रोणी विधि, तो ये जरूर याद कर लेना। अनियंत्रित अपलवन सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि है, पूछ ले सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि है तो कौन सी, अनियंत्रित अपलावन है, ठीक है। ओके ठीक है, आगे देखिए अध्याय 4 खरपतवार। खरपतवार में देखिए 2 वस्तुनिष्ठ और एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, और आएगा कौन से, ज्ञान वाले सेक्शन में आएगा ना, ज्ञान वाले सेक्शन में आएगा, अर्थात उद्देश्य क्या होगा इसका, ज्ञान वाला होगा। ज्ञान वाले मैंने बताया आपको, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, ज्ञान में परिभाषा वाले प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उदाहरण वाले और परिभाषा वाले, है ना। तो ये पूछ ले जैसे कि पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, लहसुआ, ये है 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार, तो ये आपको देखना है। और आपको पूछ ले, आपको ऐसे सीधा ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए ये प्रश्न ऐसे, इसलिए मैंने सारणी मैंने खुद बनाई है, ये आपकी बुक में सारणी नहीं है, लेकिन सारणी मैंने बनाई क्योंकि इस सारणी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कैसे, आपसे पूछेगा कि 1 वर्षीय खरपतवार क्या है, लिखिए, तो हम कहेंगे 1 वर्षीय खरपतवार जो एक बार उगते हैं ना, और खरीफ में उगते हैं, रबी में उगते हैं, ठीक है, क्योंकि फसलें 2 है ना। वैसे तो खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें होती है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के मानते हैं, तो खरीफ के और रबी के। और कौन कौन से खरीफ के, ये उदाहरण है, ये रबी के है, ये उदाहरण है, ठीक है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे ही द्विवर्षीय खरपतवार को जरूर याद कर लीजिएगा, वैसे ही बहुवर्षीय खरपतवार को जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे मोथा जो है शाकीय खरपतवार है और बहुवर्षीय खरपतवार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है जरूर बहुत ही भयंकर तरीके से, यानी अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। भयंकर तरीके से याद करोगे तो कोई डर ना जाए, ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक प्रश्न और है, खरपतवार नियंत्रण हेतु विधियां लिखिए। खरपतवार नियंत्रण हेतु बहुत सारी विधियां आपकी बुक में है, उसमें से कोई 2 विधियां आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। 2 तो मतलब 2 तो लिखनी है, तो 3 याद कर लीजिएगा, ताकि 2 अच्छी तरीके से आपको याद रहे। ओके ठीक है ना। ओके, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, आपका चैप्टर नंबर 5। और 5 नंबर चैप्टर आपका है कि क्या कहता है कि शुष्क कृषि वाला चैप्टर है। इसमें देखिए कुछ बातें बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा। संकुल अगेती 76 जो है, और माही कंचन है, और PM5 जो है, ये सब किसकी, मक्का की है, क्योंकि मक्का से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, मक्का से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। RMO 40 जो है और ज्वाला जो है, ये किसकी, मोठ की है। किसकी है, मोठ की, उन्नतशील किस्म है, उन्नतशील है ना, गलत लिखा हुआ है तो भी कोई नहीं समझ जाना, मोठ की है ना, MOTH, तो MOTH किसकी है, मोठ की है। किसकी है, मोठ की है, ठीक है। ओके आगे बढ़िए। पूसा बैसाखी ये किसकी, मूंग की है। RS30 ये किसकी है, सरसों की है। RJ 425 किसकी है, मूंगफली की है। अरावली सरसों की किस्म है, अरावली जो है किसकी है, सरसों की है। और भू परिष्करण को समझाना है, ये याद कर लीजिएगा। ये मैंने बताया है ना, ये 4 पॉइंट में, ये 4 पॉइंट आप जरूर याद कीजिएगा।
परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। भू परिष्करण को समझाना है। भू परिष्करण क्या होता है इसको समझाना है। फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। मिश्रित व अंत्यशस्य खेती में स्पष्ट करना है। तो पहले फसल चक्र क्या होता है उसको समझाना, उसके बाद मिश्रित फसल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अंत्यशस्य खेती क्या होती है पता होनी चाहिए, ताकि आप इनमें अंतर स्पष्ट कर पाओगे। ये प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छी तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं 6th नंबर लेसन की तरफ। लेसन नंबर 6 है फसलोत्पादन। क्या है? फसलोत्पादन है। देखिए दो दो स्लाइड मैं आपके लिए साथ में ले रहा हूँ ताकि जल्दी से ये जो पूरा हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी से पूरा हो जाए, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि लंबा ना बने। एक प्रश्न जो है वानस्पतिक नाम से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपका वानस्पतिक नाम से प्रश्न पूछा जाता है, और वानस्पतिक नाम इतने दे रखे हैं तो सारे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक प्रश्न आएगा 1 नंबर वाला, ठीक है। गेहूं में उन्नतशील किस्में लिखिए, कोई 2 कोई 4। गेहूं की 4 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 2 आपसे परीक्षा में पूछेगा और 4 आप याद कर लेना, ठीक है। गेहूं की उन्नतशील किस्में याद रखिएगा, गेहूं से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा, जरूर आएगा। अगला है मूंग में छाछा रोग। छाछा रोग होता है, इसके लक्षण, रोकथाम और इसके उपाय लिखने हैं। छाछा रोग जो है इसके लक्षण लिखने, रोकथाम लिखने और इसका उपाय भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो गेहूं में छाछा रोग होता है उससे रिलेटेड, और जरूर से जरूर मूंग में छाछा रोग, किसमें? मूंग में छाछा रोग होता है, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, कपास की खेती का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कपास की खेती वाला, और ये प्रश्न जरूर याद कर जाएगा, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन से उन्नतशील किस्में? बीज दर, बीजोपचार, खाद एवं उर्वरक, पादप संरक्षण और कटाई व उपज, इनको याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न जो है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका इसमें रह जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। क्या है? इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा चौथे प्रश्न को, ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। बढ़े आगे। अगला चैप्टर नंबर 7 और 8 की स्लाइड में ले रहा हूँ साथ में, 7वें पार्ट और 8वें पार्ट की स्लाइड साथ में आपके लिए ले रहा हूँ। स्लाइड बनाने में भी टाइम लग जाता है, जिसको पीपीटी कहते हैं अपने। फलोत्पादन महत्व, स्थिति एवं भविष्य। निम्नलिखित खनिज तत्वों की कमी से होने वाले लक्षण एवं उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोत लिखिए। कोई 3 लिखने हैं, जैसे आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, फास्फोरस। ये पांचों के पांचों आपको याद कर लेना, और 5 में से परीक्षा में करने कितने? 3 करने हैं, तो आपको ये याद कर लेना पांचों के पांचों बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए और विटामिन सी कौन सा है? कौन कौन से विटामिन होते हैं? एक तो बताइए विटामिन ए और एक विटामिन सी, इनके फल स्रोत लिखिए। फल स्रोत जो है लिखने, क्या लिखना है? फल स्रोत लिखने, मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ना, कौन से फलों से प्राप्त होता है वो लिखना है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इन पर क्या है? संक्षिप्त में आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो फलोत्पादन, MIDH, राजस्थान में फलोत्पादन का भविष्य। वैसे तो ये 3 अलग अलग प्रश्न है, मैंने इनको एक प्रश्न में इंक्लूड किया है ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी, क्या है? संक्षिप्त में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, जितना आप इसके बारे में जानते हैं उतना लिख देना, आपको प्रश्न का नंबर जो है आराम से मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए आठवां चैप्टर, वैसे तो ये जो 8th नंबर चैप्टर है ना, ये 7वां चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया आपके ब्लूप्रिंट के अंदर। ब्लूप्रिंट के अंदर ये 7th चैप्टर जो है, ये 8th चैप्टर और 7th चैप्टर दोनों साथ में जॉइंटेड है ये, है ना, लेकिन फिर भी मैं अलग से बता देता हूँ। फ्रेम वर्किंग और शीर्ष वर्किंग, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये याद रखिएगा। और उत्तक संवर्धन टेक्निक जो है इसको याद कीजिएगा। और कलिकायन जो है इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। कलिकायन की परिभाषा जो इस लेसन में इंपॉर्टेंट रह जाती है, तो कलिकायन की परिभाषा आप जरूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले लेसन की तरफ। अगला चैप्टर देखिए, फलोद्यान प्रबंधन है। इसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन में इथाइलिन पादप वृद्धि नियंत्रक है। पूछ ले एबेसिडे 1 नंबर में देखे, पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, नीचे नाम दे दे तो उसमें से एक छांटना हो तो आप ऐसे छांट सकते हो। अब ये कुछ दिए मैंने सारणी, क्योंकि सारणी से प्रश्न आता है। ऑक्सीन सारणी मैंने खुद बनाई, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एक नीचे और है। तो उसमें देखिए कोशिका विभाजन किससे रिलेटेड है? ऑक्सीन से भी रिलेटेड है कोशिका विभाजन, जिब्रेलिन से भी है और साइटोकाइनिन से। लेकिन जड़ों का निर्माण, फूलों में फलों के गिरने से रोक, फलों का बीज रहित बनाना, खरपतवार नियंत्रण, ये सारा किसके काम है? ऑक्सीन के काम है। और पौधों फलों के आकार को बढ़ाना, आकार को ना बड़ा करते हैं, है ना, फलों में देते हैं, सुस्ता अवस्था हटाते हैं, उसमें जिब्रेलिन काम का, जिब्रेलिन काम का। बाजार में देखते हो बड़े बड़े सेब आते हैं, तो ये ऐसे जो फल जो आते हैं बड़े बड़े, वो जिब्रेलिन का दे देते हैं, समय से पहले उनको बड़ा कर देते हैं। और सुश्रुता अवस्था समाप्त करने, जड़ पर्रों एवं रेशे निर्माण में सहायक है साइटोकाइनिन। ये याद कर लेना, पूछ ले कि आपको जो है फलों को बड़ा करने के लिए कौन सी
टीका लगाया, कौन से हार्मोन का टीका लगाया जाता है, तो उसका लगाया जाता है जिब्रेलिन का। किसका? जिब्रेलिन का। इथाइलिन है, इथाइलिन में इसमें फल पकाने में प्रयुक्त होता है। किसमें? फल, समय से पहले फल पकाना है तो इथाइलिन का छिड़काव कर दो, टीका लगा दो तो हो जाएगा। उद्यान में बाग लगाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उद्यान में जो बाग लगाते हैं उसकी जो विभिन्न विधियां हैं उसका वर्णन करना है। पादप वृद्धि नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। जो पादप वृद्धि नियंत्रक जो होते हैं, है ना, उनको परिभाषित करना है और साथ में उद्यानिकी में अधिक उपज के लिए इसकी भूमिका का वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका तीसरे वाला। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चौथा प्रश्न तो ये है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके इस बार इंपॉर्टेंट बैठ रहा है, लेकिन थर्ड प्रश्न उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये थर्ड प्रश्न जरूर से आप याद कर लीजिएगा। इस तरीके से है आपके नौवां लेसन हो गया है। उसके बाद लेसन नंबर 10 और 10वां लेसन, इसके अंदर देखिए फलोत्पादन और फल परीक्षण साथ में बता रहा हूँ। देखिए वानस्पतिक नाम से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा फलोत्पादन में। खजूर की उन्नत किस्में, पौध संरक्षण एवं तुड़ाई के उपरांत जो इसके विस्तार से सारा लिखना है, ये प्रश्न आएगा। अमरूद की खेती का वर्णन जो निम्न बिंदु के आधार पे ये प्रश्न पूछा जाएगा। उन्नतशील किस्में, पौध प्रसारण, खाद्य उर्वरक, बाहर प्रबंधन, उपज एवं भंडारण जो है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वहीं आपको अंगूर की खेती की अगेती किस्म जो उसके बारे में पूछा जाता है, और नींबू में बाहर नियंत्रण को पर टिप्पणी, ये प्रश्न पूछा था। अंगूर की अगेती किस्म वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 11वां चैप्टर आपका फल परिरक्षण से रिलेटेड है। उसमें देखिए परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? सिरके द्वारा अचार परिरक्षण को समझाना है। सिरके द्वारा कौन से परिरक्षण को? अचार परिरक्षण को समझाना है। भारत की प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला सन 1920 में मुंबई में स्थापित हुई थी, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न पूछ ले कि प्रथम परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे? मुंबई में। कब हुई थी? 1920 में। तो ध्यान रखिएगा। डिब्बाबंदी प्रक्रिया के जनक जो है निकोल्स एपर्ट थे। निकोल्स एपर्ट थे। कौन थे? निकोल्स एपर्ट थे, ठीक है। पेक्टिन परीक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है आपका इस लेसन का। पेक्टिन परिरक्षण से आप क्या समझते हैं उसको समझाना है। पेक्टिन परिरक्षण क्या होता है ना, उससे पेक्टिन परिरक्षण क्या होता है ये आपको जो है इसके अंदर समझाना पड़ेगा। देखिए 12वां लेसन, 12वां अध्याय के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का पशु प्रबंधन का महत्व लिखना है। महत्व वाला ये चैप्टर है। इसमें देखिए पशुओं का धार्मिक महत्व अपने शब्दों में बताइए। 12वां लेसन है, इसमें 12वां लेसन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलता है। एग्जामिनर जो 12वें चैप्टर में प्रश्न देते हैं ना, ये बिल्कुल भी ना ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं, बस उठा लेते हैं कोई भी प्रश्न। पशु प्रबंधन सविस्तार वर्णन कीजिए, पंचगव्य शब्द का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा और आप इसको बहुत आसानी से जो है इसे याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपका 13वां लेसन क्या है? तो 13वां लेसन, गाय की कोई 4 विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्थल बताइए। विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्थल बताना है, ठीक है। जाफराबादी भैंस की शारीरिक विशेषताएं लिखिए। जाफराबादी भैंस जो है ना, ये उनकी नस्लें भी याद कर ली। गाय की नस्लें कौन सी, भैंस की नस्लें कौन सी, तो जाफराबादी पूछ ली। जाफराबादी किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा। शारीरिक विशेषताएं बतानी है। नस्ल किसे कहते हैं? टोकनबर्ग नस्ल की विशेषता। अब देखिए इसमें बताया नहीं है कि टोकनबर्ग किसकी नस्ल है, तो आपको पता होना चाहिए बकरी की नस्ल है। किसकी है? बकरी की नस्ल है टोगनबर्ग, या टोजनबर्ग भी कहते हैं। ऊंट की मेवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति स्थल, लक्षण व उपयोगिता तालिका बनाकर लिखनी है। तालिका बनाकर जो है ऊंट की मेवाड़ी नस्ल, कौन सी मेवाड़ी नस्ल स्पेशल आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको जो है ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से आगे का चैप्टर है चैप्टर संख्या 14, और चैप्टर संख्या 14 में आपसे जो है पूछा गया है कि देख थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या है? पशु रोग 14वां और 15वां दुग्ध विज्ञान वाला। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई 4 लिखने हैं। पशु माता रोग, थनैला रोग, खुरपक्का मुंह पका रोग, फड़किया रोग, एंथ्रेक्स और जहरबाद रोग, है ना। ये किस में होता है, कैसे होता है, रोकथाम के उपाय क्या है, ये छोटी छोटी बातें याद रखना तो हो जाएगा। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, पशु प्लेग किस कारण फैलता है, उचित रोकथाम के उपाय बताइए। पशु प्लेग वाला प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और अब भी आपको पता ही है गायों की हालत जो है वैसे तो पशु प्लेग के कारण नहीं होती, लेकिन उससे रिलेटेड ये प्रश्न आ सकता है। दुग्ध विज्ञान, इसमें क्या ऑपरेशन फ्लड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड। एनडीडीबी की स्थापना वर्ष बताइए। ये प्रश्न एक नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में बताइए। ये प्रश्न जो आएगा खंडवार में आएगा, और जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उन प्रश्न के अंदर जो है दुग्ध उत्पादन वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा परिचय हो गया। लेट्स गो जय शर्मा जिंक फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल का नाम है। तो सीरीज को पूरा आपने देखा, यहाँ तक देखा, और सीरीज कैसी लगी? मुझे लगता है इतनी दूर देखी है तो अच्छी ही लगी है। तो आप तक ने अभी तक इसको लाइक कर दिया होगा, और आपके साथ 12th में जो भी पढ़ते हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। और मन में कुछ ख्याल हो आपके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें कुछ बताना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, या हमसे कुछ मांग करना चाहते हैं कि सर जी आपने एग्रीकल्चर का दे दिया, बायोलॉजी का दे दो, या और कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही।
अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।